गुड मॉर्निंग। आज हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के जो उपागम होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर ले कि उपागम क्या होते हैं, दृष्टिकोण क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, इनके बारे में चर्चा करके फिर अपन चलेंगे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के उपागम कौन कौन से, अध्ययन करने के उपागम कौन कौन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि हम सर्किल से बनाएं तो जो अध्ययन करने की जो सबसे जो छोटी इकाई होती है वो पद्धतियाँ होती हैं। उसके बाद उपागम का निर्माण होता है, फिर दृष्टिकोण का निर्माण होता है। पद्धतियाँ यानी कि आप जो आंकड़े हैं, मतलब जो आप अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन करने के लिए जो आंकड़े प्राप्त कर रहे हो, उनका संग्रहण कर रहे हो, वो कहाँ से कर रहे हो, कुछ किस पद्धति से कर रहे हो। जैसे पद्धति का मतलब है कि आप अनुसूची के माध्यम से कर रहे हो, साक्षात्कार के माध्यम से कर रहे हो, तो आप उसके लिए कौन सी पद्धति या कौन सी प्रणाली का प्रयोग करते हो, वो क्या कहलाती है, पद्धति। पद्धति के बाद आपने जो आंकड़े एकत्रित किए हैं उनको किस तरीके से, जो आंकड़े आपने एकत्रित किए हैं उनको किस तरीके से या किस दृष्टिकोण से, या आपका नजरिया क्या है उनको देखने का, जो अध्ययन करने का तरीका है वो कौन सा है आपका, कि आप ऐतिहासिक रूप से देखते हो उनको, यानी कि आप इतिहास के साथ जोड़ते हुए उनका अध्ययन करते हो, या आप उनको किसी संदर्भ के साथ जोड़ते हुए अध्ययन करते हो। जैसे कि यदि हम बात करें भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह का आप अध्ययन कर रहे हो, यदि आपने संदर्भ लिया है कि भारतीय संदर्भ से भगत सिंह का अध्ययन कर रहे हो या ब्रिटेन के संदर्भ से भगत सिंह का अध्ययन कर रहे हो, तो दोनों में अंतर होता है। कि भारतीय संदर्भ में अध्ययन करते हो तो आप उनको एक क्रांतिकारी बताते हो, या आप भारत के हिसाब से उनको देशभक्त, या हम कह सकते हैं कि वो भारत के प्रणेता है, ये है, तो भारतीय दृष्टिकोण से अध्ययन होगा। लेकिन यदि कोई ब्रिटेन के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है या ब्रिटेन के संदर्भ से अध्ययन करता है कि ब्रिटेन क्या सोचता है उनके बारे में, तो उनका दृष्टिकोण या उनका संदर्भ अलग होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, उपागम कहलाते हैं। और जब इन उपागमों का जो पूरा समूह होता है कि आपने 2-3 उपागम को मिला के आपने अध्ययन करने के जो आपने दृष्टिकोण विकसित किया है पूर्ण रूप से, वो क्या कहलाता है, दृष्टिकोण। यानी कि पूरे नियमों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, दृष्टिकोण। अब हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन के कौन कौन से उपागम हैं। कि जो आपने परंपरागत सिद्धांत हम बात कर रहे थे, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत जो है इनमें अंतर क्या है, इनका परिचय किया था। अब हम बात करें कि जो परंपरागत दृष्टिकोण होते हैं, यानी कि जो आदर्शात्मक दृष्टिकोण होते हैं, जो मानकपरक दृष्टिकोण होते हैं, उनके अध्ययन करने की पद्धतियाँ कौन कौन सी है, उनका मतलब कि उपागम कौन से, कि किन किन उपागम के माध्यम से उनका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन के उपागम में ऐतिहासिक उपागम जो सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा, ऐतिहासिक उपागम। ये प्लेटो से लेकर अरस्तु तक परंपरागत दृष्टिकोण के तहत ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग करता है। लेकिन जो इनके मुख्य प्रतिपादक है ऐतिहासिक उपागम के, वो है H.J. सेबाइन। कौन है, H.J. सेबाइन, जो इसके सबसे बड़े समर्थक हैं। इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें इसके बारे में विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ऐतिहासिक उपागम होता है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है, कि ऐतिहासिक उपागम के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होने वाली है। तो जो सेबाइन होते हैं वो बताते हैं कि प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक किसी भी प्रकार का संकट हो, यदि किसी समाज में या किसी राज्य में सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक किसी भी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है, तो उस संकट से कोई ना कोई नया विचार उत्पन्न होता है। मतलब कि आप किसी भी नए विचार के बारे में जानने से पहले आप उसके इतिहास में जाके देखो कि वो विचार आया कहाँ से है। समझ रहे हो आप, कि कोई भी, जैसे कि क्रांति से संबंधित कोई विचार आए हैं, या हो सकता है कि सामाजिक समझौते से संबंधित कोई विचार आए हैं, जैसे राजनीति में कोई नया विचार आया हो, तो उस विचार के पीछे की कहानी देखो कि इतिहास क्या रहा है उसका, कि उसके पीछे कोई ना कोई संकट रहा है, तब वो विचार आया है। जैसे यूनानी युग में
बात करते हैं कि जो अन्याय था उसने प्लेटो को और अरस्तु को जन्म दिया, कि यूनानी युग में जो अन्याय बढ़ रहा था, कि जैसे सुकरात को विष पिला के मार दिया गया, उसके बाद जो अन्याय बढ़ रहा था उस अन्याय की परिणति ये हुई कि लोगों को सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि हमें कौन सी ऐसी राज्य व्यवस्था या कौन सी ऐसी राज्य व्यवस्था चाहिए जिससे कि हम अपने राज्य का संचालन सफल रूप से कर सकें। तो जो अन्याय था, अन्याय की वजह से लोगों ने सोचना शुरू किया तो प्लेटो और अरस्तु जैसे आपको विचारक मिले जिन्होंने एक रूपरेखा प्रस्तुत की कि इस प्रकार के राज्य होने चाहिए, राज्य में इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। समझे आप? तो जो इतिहास होता है वो आपको निर्धारित करता है कि जो इतिहास के अंदर जो संकट आते हैं, जो परिस्थितियाँ होती है, वो निर्धारित करते हैं कि भविष्य के कैसे विचार होंगे या भविष्य में कैसे विचार चलेंगे, या किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का आप अध्ययन करने से पहले या किसी भी विचार को पढ़ने से पहले आप उसके इतिहास में जाके देखते हो तो आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ न कुछ इतिहास की ऐसी घटनाओं का प्रभाव रहा है जिसकी वजह से इन्होंने ऐसे विचार प्रतिपादित किए हैं। तो पहली विशेषता ये होती है। दूसरी ये होती है कि जो भी आप अध्ययन करते हो उस पे या जो राजनीतिक संस्था होती है, आप देखते हो कि उस संस्था पे उस समय की जो कला और संस्कृति है, इतिहास की उस समय की जो कला और संस्कृति है उसका अध्ययन करना भी जरूरी है, क्योंकि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उसके ऊपर होता है कि उस समय के जो रीति रिवाज, जैसे हम यूनानी युग की बात करते हैं तो उस समय जैसे अरस्तु के ऊपर दास्ता से संबंधित जो प्रभाव था वो क्यों था? क्योंकि उस समय की संस्कृति ऐसी थी, उस समय यूनानी युग में ये प्रचलित था, ये रीति रिवाज था, या हम मान सकते हैं कि उस समय की ये प्रथा थी, वो प्रथा उनके ऊपर भी हावी रही, तो कहीं ना कहीं संस्कृति का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। तो यह है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम क्या करते हैं कि आप किसी भी घटना को, किसी भी सिद्धांत को समझने से पहले आप उसके इतिहास में जाते हो, आप उसके इतिहास की कोई ना कोई घटना देखते हो कि या तो हो सकता है कि कोई आकस्मिक घटना हुई हो उस समय जिसकी वजह से, या उस समय कोई अन्याय हुआ हो, या कोई ना कोई सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक कुछ न कुछ संकट आया हो जिसकी वजह से नए विचारों का जन्म हुआ, तो उससे नए सिद्धांत बनाओ, पहली बात। दूसरी बात, उस समय की कला और संस्कृति में जाके देखोगे तो उसके कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये है क्या है? ऐतिहासिक उपागम। दूसरा होता है आदर्शवादी उपागम। कौन सा? आदर्शवादी उपागम। आदर्शवादी उपागम को जो अध्ययन करने का है परंपरागत दृष्टिकोण में, कि परंपरागत जो दृष्टिकोण होता है उसका अध्ययन करने का एक उपागम है आदर्शवादी उपागम। ये हमेशा चाहिए की बात करता है, आदर्श स्थापित करता है पहले से ही कि हमें इस प्रकार का राज्य चाहिए। जैसे प्लेटो ने एक आदर्श स्थापित किया, एक आदर्श राज्य की रूपरेखा पहले से ही बना ली कि राज्य में 5040 जनसंख्या होनी चाहिए, उसका राजा एक आदर्श दार्शनिक होना चाहिए, वहाँ की जनता साम्यवाद का पालन करने वाले होने चाहिए, इस प्रकार के 3 आपके समाज में 3 ग्रुप होंगे, अलग अलग वर्ग होंगे, वो वर्ग अलग अलग कार्य करेंगे, उनका कार्य विभाजन होगा, तब राज्य का संचालन अच्छे से होगा। तो ये क्या है कि आपने पहले से कल्पना कर ली, उस कल्पना को आपको प्राप्त करना है। तो आपने कल्पना मूलक भी कहते हैं इस उपागम को, कई बार हम कल्पना मूलक भी कहते हैं। और ये हमेशा किसकी बात करता है? ऐसा चाहिए हमें, ऐसा टारगेट है, पहले से लक्ष्य निर्धारित करता है। ये मुख्य रूप से किस पे बल देता है आदर्शवादी उपागम? ये नैतिकता पर मुख्य रूप से बल देता है, कि नैतिकता पे सबसे ज़्यादा बल देता है कि हमें इस प्रकार राज्य चाहिए। मतलब आप टारगेट डिसाइड कर रहे हो तो कैसा करते हो? आप हमेशा नैतिक चीज़ें ही डिसाइड करते हो कि हमें राज्य चाहिए तो राम राज्य चाहिए, मतलब कि आपको उस राज्य में नैतिकता चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए उसके अंदर। ठीक है, हमेशा एक आदर्श राज्य स्थापित करने की बात करते हैं। आदर्शवादी उपागम क्या करता है? हमेशा एक आदर्श राज्य स्थापित करने की बात करता है। इसके समर्थकों हम बात करते हैं तो समर्थकों में हेगल है जो ईश्वरीय राज्य की बात करता है, प्लेटो है जो न्याय से युक्त आदर्श राज्य की बात करता है, कांट है जो यूरोपीय राज्य की बात करता है। कांट मानते हैं कि यूरोपीय राज्य सबसे अच्छा है, यूरोप में जिस प्रकार राज्य वैसे राज्य होने चाहिए। जैसे मार्क्स है, साम्यवाद की बात करता है कि साम्यवाद इस प्रकार साम्यवाद होना चाहिए। महात्मा गांधी है जो आदर्श राम राज्य की बात करते हैं कि ऐसा राम राज्य होना चाहिए। तो ये क्या कहलाते हैं? आदर्शवादी उपागम, जो पहले से अध्ययन करने से पहले आदर्श स्थापित करते हैं, उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए अपना प्रयत्न करते हैं। तो ये कौन सा उपागम कहलाता है? आदर्शवादी उपागम। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन के पहला उपागम कौन सा था? ऐतिहासिक उपागम। द्वितीय उपागम कौन सा है? आदर्शवादी उपागम। इसके बाद जो तीसरा उपागम है वो है कानूनी उपागम। कौन सा?
कानूनी उपागम, ये अध्ययन करता है सिर्फ कानूनी संस्थाओं का। किसका अध्ययन करता है? कानूनी संस्थाओं का। वो भी कौन सी संस्था है? जो संविधान में वर्णित है। यदि आप भारत का अध्ययन करने जा रहे हो तो आप भारत के संविधान में कौन कौन सी संस्थाएं हैं उसका अध्ययन करके बताओगे कि भारत कैसा राज्य है। ठीक है, मतलब कि आप संविधान के अलावा किसी भी संस्था का अध्ययन नहीं करते हो। जैसे संविधान की, भारतीय संविधान में जैसे न्यायपालिका है तो न्यायपालिका का अध्ययन करोगे, भारतीय संविधान में जैसे चुनाव आयोग है तो चुनाव आयोग का अध्ययन करोगे। तो जो संविधान के अंदर जो वर्णित संस्था है उनका अध्ययन करके ये बताता है कि वो राज्य कैसा है। इसके बाद आता है संस्थागत उपागम। कौन सा? 4th नंबर पर कौन सा आता है? संस्थागत उपागम। संस्थागत उपागम कानूनी उपागम का ही विस्तृत रूप मान सकते हैं कि ये संविधान में जो वर्णित जो संस्था होती है उनका अध्ययन करने के साथ साथ जो कानून के द्वारा जो निर्मित संस्थाएं और होती है, जैसे नीति आयोग का निर्माण किया आपने, क्योंकि संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है लेकिन आपने उसका निर्माण किया तो आप उसका भी अध्ययन करते हो कि भारत को समझने के लिए आप क्या करते हो? नीति आयोग का भी अध्ययन करते हो। चुनाव आयोग के साथ साथ किसका अध्ययन भी करते हो? नीति आयोग का। जबकि चुनाव आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है, जबकि नीति आयोग क्या है? एक विधि द्वारा निर्मित संस्था है। ठीक है, जो एक मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा गठित संस्था है जिसका भी आप अध्ययन करते हो। तो ये क्या करता है? ऑल ओवर जो राज्य की जो संस्था होती है सभी का अध्ययन करता है। वो कौन सा उपागम कहलाता है? संस्थागत उपागम। जो 5वां उपागम है वो है संदर्भात्मक उपागम। कौन सा? संदर्भात्मक उपागम। ये क्या करता है? जो मैं पहले बात बता रहा था आपको कि ये संदर्भ डिसाइड कर लेता है कि आप अध्ययन कौन से संदर्भ से कर रहे हो। जैसे मैंने भगत सिंह का एग्जाम्पल दिया था कि भगत सिंह का अध्ययन करने से पहले आप एक संदर्भ डिसाइड करते हो कि मैं भारतीय संदर्भ से इनका अध्ययन कर रहा हूँ, मैं ब्रिटेन के संदर्भ से इनका अध्ययन कर रहा हूँ। तो जब आप अध्ययन करते हो, आपने संदर्भ डिसाइड कर लिया, तो संदर्भ डिसाइड होने के बाद जो आपके अध्ययन होता है वो निष्पक्ष होता है, क्योंकि आप बात करते हो कि मैं तो ब्रिटेन के दृष्टिकोण से कर रहा हूँ, आप बात करते हो मैं भारतीय दृष्टिकोण से कर रहा हूँ। क्योंकि दोनों में अंतर है कि एक, मान लो भगत सिंह के बारे में 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक भारतीय व्यक्ति बात कर रहा है, एक ब्रिटेन का व्यक्ति बात कर रहा है। तो दोनों यदि अपना अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो दोनों की रिपोर्टों में अंतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भारतीय संदर्भ से है तो ये हमेशा भारत की तरफ से कौन कौन से उनको पॉजिटिव पक्ष थे वो दिखाएगा। यदि ब्रिटेन वाला व्यक्ति अध्ययन कर रहा है तो वो ब्रिटेन की तरफ से कौन कौन से पॉजिटिव पक्ष थे वो दिखाएगा। तो ये कौन सा उपागम कहलाता है? संदर्भात्मक उपागम। के आप पहले से ही कोई संदर्भ डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद उसका अध्ययन करते हो। इसके समर्थक कौन कौन से? मार्शल और बटलर। ये है परंपरागत उपागम, परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसके अध्ययन करने के उपागम। 5 प्रकार के उपागम के बारे में हमने डिस्कस किया अभी तक। कौन कौन से? एक बार रिपीट करते हैं। ऐतिहासिक उपागम, सेकंड नंबर पे कौन सा था? आदर्शवादी उपागम। तीसरे नंबर पे कौन सा था? कानूनी उपागम। चौथे नंबर पे कौन सा था? संस्थागत उपागम। और 5वें नंबर पे कौन सा था? संदर्भात्मक उपागम। तो ये परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन करने के उपागम है।